नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 29वीं है। बात करते हैं। अभी तक जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स और वर्ल्ड के लीडर्स, इंडियन लीडर्स और इतने हो गए। आज हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के थिंकर्स के बारे में। ये स्क्रीन पे देखेंगे, द ग्रेट थिंकर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला थिंकर कौन आएगा? कौटिल्य, इंडियन के कौटिल्य। अब कौटिल्य आप उन्हीं को कहते हैं जो चाणक्य हैं, उन्हीं के बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, लेकिन कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कौटिल्य के से हमें सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी चाहिए? पहली चीज़ वो जो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सतर्कता और चतुराई सीखनी चाहिए। अलर्टनेस एंड विजडम, हमेशा चौकन्ना रहना है। ठीक है, ये सीखना है कि शासक को जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई भी है, आप आम आदमी भी है, तो आपको बहुत सतर्क और बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं को या दूसरों की समस्याओं को समझ सके, उसको सुधार सकें। प्रशासन में क्या इसका उपयोग करेंगे हम? कौटिल्य की इस सीख से कि चौकन्ना रहें, सतर्क रहें। तो अधिकारियों को हर स्थिति का सही अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका सही अनुमान एकदम लगाना चाहिए। कोई दंगा हो गया, कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने की ऐसी आशंका है, तो अपने जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है, योजनाओं में सावधानी बरतनी चाहिए। ये अलर्टनेस, ये बुद्धिमत्ता, ये होनी चाहिए। कौटिल्य से हमें ये सब सीखने चाहिए। उदाहरण जो मैंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार या किसी समस्या की पहले से ही जांच करना या रोकथाम करने की कोशिश करना। जब मालूम है कि आप कोई योजना लागू करने वाले हैं और उस योजना में ये आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर लीजिए कि लेस चांस हो कि वो सारी चीज़ें ना हो, बहुत कम चांस हो या बहुत कम ऐसा हो कि भ्रष्टाचार ना हो पाए। ठीक है, दूसरी बात क्या सीखने को मिलती है हमें इनसे? नीति और कूटनीति, पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। क्या सीखना है पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी में? सही नीति बनाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सही नीति तो गवर्नमेंट सभी बनाती है। नहीं, इंटेंशन भी तो ठीक होना चाहिए ना। आपने नीति बनाई, अब पता चला आप क्रोनिक कैपिटलिज्म करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। सही नीति बनाना चाहिए, सही समय पर समझौता करना ज़रूरी है, ये सीखने की ज़रूरत है। सही से लगे कि अब मामला ठीक नहीं है तो एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। जैसे अमेरिका ने जो है भारत पर जो है टैरिफ लगाया 50% का, तो भारत ने क्या किया? चाइना से इतने टाइम से बात नहीं कर रहा था, तो अभी तुरंत चाइना और रसिया के साथ मिलके उसने डील करने की कोशिश करी। ठीक है, व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया, तो समझौता किया तुरंत। तो ये होना चाहिए। प्रशासन में क्या यूज़ है इस पॉलिसी और डिप्लोमेसी का? विभिन्न हितधारकों से मेल जोल बनाकर संतुलित निर्णय लेना चाहिए। अब अपने डिपार्टमेंट में है, कोशिश करना चाहिए कि संघर्ष कम हो, बात से या बीच का रास्ता कोई निकाल के वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रयास यही रहे कि संघर्ष से बचना है। तो उदाहरण, किसी विवाद को संवाद के जरिए निकालना, बयान बजा की जबरदस्ती के। ठीक है, भारत देश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहता है ना कि जो है बायलैटरल टॉक करना चाहिए, बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। बस वही है। और भारत के जो मूल छवि में या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या सीखने को मिलती है कि संपूर्ण योजना और संगठन, प्लानिंग होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने राज्य को संगठित रूप से चलाने का महत्व समझाया था। कौटिल्य ने राज्य को संगठित रूप से चलाने का महत्व समझाया था। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे इसका? कि विभागों का सही प्रबंधन और कार्यों का बंटवारा हो। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सही चलेगी? बहुत सारे, जैसे आपको कोई मान लीजिए आपको एक आईएएस की कोचिंग है। ठीक है, आईएएस कोचिंग में कहीं कॉपी चेक करने का होगा, हो सकता है कहीं कॉपी जमा करने की व्यवस्था बनी होगी। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बांट देना चाहिए। आपका काम ये है, आपका काम ये है, और दोनों लोग अपने कोऑर्डिनेशन ठीक रखेंगे और दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या होगा? एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तो कौटिल्य से हमें यही सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। राज्य को भी यही करना चाहिए। ठीक है, सरकारी, उदाहरण के लिए कि सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक विभागीय
समन्वय होना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर कोई भी योजना लाती है गवर्नमेंट तो उसे प्रयास ये करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए। इससे क्या होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो मोटो हमेशा चलता रहता है वो सफल होगा। ठीक है। चौथी बात क्या सीखनी चाहिए कौटिल्य से, कि सख्ती और अनुशासन होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस एंड डिसिप्लिन। कानून का पालन ज़रूरी है और सख्ती से व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। सख्ती भी ज़रूरी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने ढील दे दी हो और जो नागरिक जो है मान ली सरकार के कंधे पे हाथ रख के कहता है यो ब्रो, ये नहीं होना चाहिए। इतना भी ढीलापन ठीक नहीं है। ठीक है। तो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, नियम कायदा ये सब सारी चीज़ें। शासन में क्या उपयोग करेंगे कि नियमों का कड़ाई से पालन करना, प्रशासन में अनुशासन को बढ़ाना, ये करना होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए नियम तोड़ने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सेम वही भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनके खिलाफ जो है कानून, भ्रष्टाचार कानून है, उसके तहत उनको सजा देनी चाहिए, सस्पेंड कर दे, वार्निंग दे। ठीक है। पांचवी बात क्या सीखने को मिलती है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनता की भलाई करनी चाहिए। ये तो करनी ही चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि राजा का उद्देश्य जनता की भलाई होनी चाहिए, ये कौटिल्य का कहना था। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे कि जनता की समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, करना तो चाहिए। उदाहरण, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। अब इनकी एक बुक है कौटिल्य की, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है राज्य का शासन, नीति व्यवस्था, अर्थशास्त्र और प्रशासन के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और इसको लिखने वाले कौटिल्य खुद ही थे। ठीक है। तो ये एक इंडियन रिफॉर्म थिंकर थे कौटिल्य। अब हम बात करेंगे ओशो रजनीश पे। बहुत ही विवादित भी हैं और बहुत, लेकिन जो है बहुत ही शानदार थिंकर भी। तो ओशो रजनीश के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे जो सर्कल कर रहा हूँ, ओशो रजनीश। ठीक है। पहली चीज़ क्या सीखनी चाहिए इनसे, पहली चीज़ ये सीखनी चाहिए कि फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे ये जोर देते थे। मतलब स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभव पे ज़्यादा इनका जोर था। ये सिखाते थे कि व्यक्तिवाद और स्व खोज को महत्व देना चाहिए। ठीक है। अपने आप में डूबो, अंदर जाओ, अपने आप को जानो, इस तरीके की जो बातें हैं ये व्यक्तिवाद और स्व खोज वाली बातें हैं। ठीक है। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे इनकी बातों का, कर्मचारियों और नागरिकों को स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। जो भी कर्मचारी हैं, आम नागरिक हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की। अब अपने तरीके से सोचो, उन पर दबाव मत डालो, प्रेशर मत डालो। तभी अगर वो स्वतंत्र रूप से सोचेंगे तभी स्वतंत्र डिसीजन भी ले पाएंगे अच्छे से, तब बेहतर आउटकम आएगा। उदाहरण के लिए सरकारी नीतियों में ब्यूरोक्रेसी को कम करके क्षेत्रीय प्रशासन को अधिक आज़ादी देनी चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात इनसे क्या सीखना है, मेडिटेशन और मानसिक शांति, मेंटल पीस, जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेंटल हेल्थ को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। अब आपका जो मेंटल हेल्थ होता है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो इनसे सीखने को क्या मिलता है, मानसिक शांति और मेडिटेशन के जरिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की शिक्षा दी है इन्होंने। तो इनसे यही सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि तनाव मुक्त, मानसिक रूप से स्वस्थ, सब प्रशासनिक कार्यबल बनाना चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों के लिए योग और ध्यान सत्र आयोजित करना चाहिए। होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट में फिजिकल एक्टिविटी वाली जो डिपार्टमेंट होते हैं, खासकर पुलिस वाले डिपार्टमेंट, तो उनको करना क्या चाहिए, तो हो सकता है कि वो घर पे तो व्यायाम तो करेंगे नहीं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा 1 घंटे का ट्रेनिंग से बना देना चाहिए कि आपको सुबह इतने टाइम पे आना है और आपको इतनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है डेली, जिससे वो फिट रहेंगे हमेशा। ठीक है। तनाव मुक्त रहेंगे। होता क्या है कि जॉब में आ जाने के बाद खा के भैंस की तरह लेट जाते हैं, हो जाता है दिक्कत, तो वो ना हो। और जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें नहीं है वहाँ पे योग को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो एक बैलेंस बना रहेगा। तीसरी बात क्या सीखनी चाहिए इनसे, एक रचनात्मकता और बदलाव के लिए खुलेपन, मतलब क्रिएटिविटी एंड ओपननेस टू चेंज।
क्या सिखाता है ये, क्या सिखाते हैं, सीख सीख देते हैं इसमें ओशो ने परंपराओं को चुनौती देकर नए विचारों को अपनाने की सलाह दी थी कि आप पुरानी ढर्रों को छोड़ो, नई चीज़ें लाओ, इनोवेट करो। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट्स है पूरा बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं इसमें, इसी की देन है। मतलब डिजिटल इंडिया मतलब केवल भारत का नहीं, एक तरीके से डिजिटल ग्लोबल डिजिटल जो हो रहा है, जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, ये सारी चीज़ें होने लगी, तो ये क्या था, डिजिटल क्रांति का ही देन है। तो इनोवेटिव सोच रखनी चाहिए, ये सीखनी चाहिए रोज रजनीश से। चौथी बात क्या सीखनी है, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, मतलब सत्य और ईमानदारी। ठीक है। अपने अंदर ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखने की प्रेरणा दी थी उन्होंने कि आप जितने ईमानदार रहेंगे, सच सच बोलेंगे, ज़्यादातर मौक़ों पे जहाँ बोलना चाहिए, हंसी मतलब छोटे मोटे झूठ जो हंसी मजाक में बोले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाए, जहाँ पे गंभीर विषय है वहाँ पे अगर आप सच बोलते हैं तो आपका व्यक्तित्व मजबूत होता जाता है। ठीक है। आप छोटे मोटे लालच से गिरते नहीं हैं। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सूचना का खुलापन और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो जैसे आरटीआई वगैरह हो गया। और जब आप कोई डिपार्टमेंट हो तो डिपार्टमेंट के बाहर दीवार पे या बोर्ड पे सूचना बोर्ड लगा देना चाहिए कि जो भी नागरिक, आम नागरिक आए, उनको कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए, कि उस पर लिखा हो कि कौन सा डिपार्टमेंट में किस कमरे में कौन बैठा है, कैसे आप उनसे मिल सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में, या कंप्लेन कहाँ करनी है, सारी चीज़ें, ताकि उनको दिक्कत ना हो। पाँचवीं, सभी के लिए समान सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि बदतमीजी करें। ठीक है। हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता ज़रूरी है सभी की, ये ओशो रजनीश से सीखने की ज़रूरत है, ये वही बात करते थे हमेशा। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे, यही कि आर्टिकल में 14, 15, 25 से 30 का जो आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब का फंडामेंटल राइट सुरक्षित रखना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर निष्पक्ष प्रशासन बनाना चाहिए। ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है इनसे। उदाहरण के लिए विविधता में एकता को बढ़ावा देना, हर वर्ग के समतावादी नीतियाँ अपनाना, हर वर्ग के लिए समतावादी नीतियाँ अपनाना चाहिए। ठीक है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स, इनकी किताब का नाम है द बुक ऑफ सीक्रेट्स, रहस्यों की किताब। इसमें ओशो रजनीश ने जो है ध्यान और आत्मज्ञान के रहस्यों को समझाया, जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको नहीं पता होता है। तो मैं ओशो रजनीश की एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार हुआ क्या था, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी संस्कृति कितनी गलत हो सकती है और कितनी सही हो सकती है। एक तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि संस्कृति जो है पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती, कोई भी जिसको आप अंधा फॉलो कर रहे हैं। कहानी के जरिए समझाते हैं। होता क्या है कि एक बारी एक राजा, कहानी ओशो रजनीश बताते हैं कहानी के माध्यम से एग्जाम्पल लेके, कि एक नगर में जो है एक राज्य में एक राजा रहता है, उसकी बहुत जो है साख रहती है पूरे राज्य में। तो उसी समय एक पंखा बेचने वाला आता है। ठीक है। और नीचे आवाज़ लगा रहा होता है कि पंखा ले लो, पंखा ले लो। पंखा मतलब हाथ, फैन वाला जो होता है, हाथ से आप आपने देखा होगा गाँव में लोग हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो वाला पंखा। तो उनको बुलाया गया उस पंखे वाले को कि पंखे वाले आओ, तुम्हारे पंखे में ऐसा क्या खास है। तो पंखा वाला बोलता है कि देखिए, ये पंखा ऐसा है कि आप 100 साल, यानी मतलब आप मर भी जाएंगे तब ये नहीं टूटेगा। उन्हें उसने ऐसा बोला तो राजा थोड़ा चौंक गया, क्या कि ऐसा पंखा है कि मतलब मैं मर भी जाऊँ, तो आधी तूफान आ जाए लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो कहा जी हाँ, ये ऐसा पंखा है। तो फिर बोला कितने में दोगे, देखे थोड़ा डेमो तुम्हारा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भैया भाई साहब, राजा साहब, ये 150 रुपये का है। तो कहा ठीक है, दे दो, 150 रुपया दे दो उसको। दे दिया। फिर राजा जैसे ही जो पंखा वाला महल से बाहर जाता है, राजा पंखा लेके हाथ से ऐसे करता ही है कि पंखा टूट जाता है 2 मिनट में। ठीक है। तो फिर वो सब बोलते हैं कि तुरंत राजा साहब फरमान जारी करते हैं कि बुलाओ उसको। इसने बोला था कि 100 साल मैं भी मर जाऊँ, 100 साल भी हो जाए, फिर भी पंखा टूटेगा नहीं, बुलाओ उसको। तो तुरंत उसको महल से बाहर पहुंचा ही था कि उसको बुला लाया गया कि चलो चलो चलो, राजा साहब तुमको बुला है। तो फिर वापस आते हैं राजा साहब, तो बोलता पंखा वाला, राजा साहब क्या हुआ। तो राजा साहब बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि पंखा 100 साल बीत जाए, मैं मर जाऊँ तो भी नहीं टूटेगा, ये तो 2 मिनट में टूट गया। तो फिर उस पंखे वाले ने कहा पंखा चला कैसे रहे थे।
तो फिर पंखा बोलते हैं कि वो राजा साहब बोलते हैं देखिए पंखा ये अरे कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। उन्होंने इशारा करके दिखाया कि ऐसे ऐसे चला रहे हैं पंखा, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो फिर पंखे वाला ने कहा कि नहीं आप गलत चला रहे हैं पंखा, पंखा ऐसे नहीं चलाना है, पंखा बस अपने सामने रखिए और अपना गर्दन हिलाइए। ठीक है। तो राजा साहब ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या, पंखा तो ऐसे ही चलता है, मैं पंखा मतलब अपने चेहरे के सामने अपना गर्दन हिलाऊं और पंखा ऐसे ही रहने दें, ये कैसी बात हुई। तो कहा हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। पंखे वाले ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। राजा धन साहब ने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ओशो रजनी, अब मैं रोकूंगा, अब ओशो रजनीश यहाँ पे क्या समझा रहे थे कि देखो कि पंखे वाले के कल्चर में पंखा सामने रख के गर्दन हिलाया जाता है। ठीक है। और राजा साहब के कल्चर में पंखा नहीं, पंखे को हिलाया जाता है, गर्दन एक जगह रहती है। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको कल्चर किसका सही लग रहा है, राजा साहब का, कि गर्दन तो एक जगह नहीं रह सकती, गर्दन हमें तो हवा चाहिए ना, पंखे का उद्देश्य क्या है, हवा देना, तो वो अपने हवा देने के लिए पंखे को तो मूव करेंगे ही। और यहाँ पे कल्चर किसका गलत लग रहा है, पंखे वाले का, कि गर्दन हिला रहा है। ठीक है। तो ये बताया जा रहा था, ओशो रजनीश समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी कल्चर कितना सही और कितना गलत हो सकता है, हमें अंधा भरोसा नहीं करना है। उस पंखे वाले के लिए राजा साहब का कल्चर गलत लग रहा था, राजा के लिए पंखे वाले का कल्चर गलत लग रहा था। समझ में आया। तो इसी तरीके की गुड़ गुड़ बातें जो है द सीक्रेट्स ऑफ द बुक ऑफ सीक्रेट्स में बताई गई हैं ओशो रजनीश के द्वारा। इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बदलाव हो गया आपके दिमाग के अंदर। 4-5 किताबें उठा के पढ़ लीजिए, आपका दिमाग एकदम कह सकते हैं कि फ्रेश हो जाएगा इनको पढ़ के। ठीक है। तो ओशो रजनीश हो गए, इतनी सारी बातें इनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हम वर्ल्ड के थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड के थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और भी सारे थिंकर्स इसमें दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, नोट्स में है पहले से ही। वर्ल्ड के थिंकर्स में हम पहले पढ़ेंगे जॉन रॉल्स, बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने ही दिया था, बार मैंने थ्योरी ऑफ जस्टिस कितनी बार बताया पिछले क्लासेस में, बहुत बार बताया है। तो ये पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या सीखने, जॉन रॉल्स से पहली चीज़ क्या सीखने को मिलती है, पहली तो यह है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत जो है, जो जॉन रॉल्स ने न्याय को 2 प्रमुख सिद्धांतों के रूप में बताया था, समान स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को तभी स्वीकार करे जब वे सबसे कमजोर वर्ग के लाभ में हो। ठीक है। तो मैंने थ्योरी ऑफ जस्टिस तो पूरी तरह से डिटेल में अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि 4 बार 5 बार 6 बार बताया हुआ है, बार बार। लेकिन अब यहाँ पे सीधे रन करके आगे बढ़ेंगे। प्रशासन में क्या इसका उपयोग करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस का, कि नीति बनाने में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देना और विशेष रूप से कमजोरों का संरक्षण करना है। ठीक है। उदाहरण के लिए जो आरक्षण चलता है, गरीब कल्याण योजनाएं चलती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में प्राथमिकता देते हैं, वो सारी चीज़ें। दूसरा क्या सीखेंगे, वेल ऑफ द वेकरेस्ट या इग्नोरेंस। ठीक है। वेल ऑफ द इग्नोरेंस, निर्णय लेते वक्त अपनी जाति, वर्ग, लिंग आदि को भूलकर निष्पक्षता से सोचें, यही है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। प्रशासन में क्या इसका उपयोग करेंगे, निर्णय लेते समय पूर्वाग्रहों से बचेंगे, निष्पक्ष नीति बनाने को कराएं, निष्पक्ष नीति बनाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी भी योजना या कानून को लागू करते वक्त सभी वर्गों के हितों को समान रूप से ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या सीखना है इनसे, समान अवसर का अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी नागरिकों को जीवन में समान अवसर मिलना चाहिए, ये बहुत बोलते थे हमेशा। तो प्रशासन में क्या उपयोग करना है इसका, कि शिक्षा, रोजगार और अन्य संसाधनों की पहुंच तक सभी के लिए सुनिश्चित करना है। उदाहरण सरकारी नौकरी, शिक्षा में आरक्षण, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चीज़ों में बराबरी देखेंगे। चौथी बात क्या सीखेंगे, सामाजिक और आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। असमानताएं तभी स्वीकार्य है जब वे समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि असमानता बढ़ती जा रही है और लोग और कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे, विकास योजनाओं में गरीब और पिछड़ों को विशेष लाभ देंगे, कैसे, आरक्षण से। ठीक है। उदाहरण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और जैसे पेंशन, मुफ्त दवाइयाँ, गरीबों के लिए सब्सिडी देना, आरक्षण देना, ताकि वो उनका विकास हो, ऊपर है वो भी।
पांचवी बात क्या सीखने चाहिए इनसे? मोरल फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, न्याय की नैतिकता। प्रशासन और सरकार का मुख्य कर्तव्य न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन में कानून और नीतियों को ऐसा न्याय संगत बनाना चाहिए कि बिना भेदभाव न हो। उदाहरण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, कानून के समक्ष सब बराबर रहे। ठीक है, तो इनकी बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की, जो है बहुत वर्ल्ड फेमस है, लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको, तो आप भी प्रीफर कर सकते हैं, तकिए के नीचे पास रख सकते हैं इसको। अब दूसरे आ रहे हैं मैक्स वेबर वर्ल्ड के थिंकर हैं मैक्स वेबर। ठीक है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के महत्व पर जोर दिया था, नौकरशाही। ठीक है, मैक्स वेबर ने बताया था कि आधुनिक प्रशासन का सबसे प्रभावी तरीका जो है ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें नियम कानून पदानुक्रम मतलब सोपान क्रम या हायरार्की जो होती है वो। ठीक है, पदानुक्रम, स्पष्ट कार्य विभाजन और औपचारिकता और निष्पक्षता होती है इसमें ब्यूरोक्रेसी में, और ये होना चाहिए। किसी भी देश को जिन्हें अपनी कोई व्यवस्था या सिस्टम बना रखा है उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्यूरोक्रेसी पे जो है मैक्स वेबर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। प्रशासन में क्या उपयोग है इसका कि स्पष्ट नियमों का आधार पर कार्य करना, पदों और जिम्मेदारियों का सही बंटवारा होना चाहिए। हायरार्की जो है बिल्कुल, सोपान क्रम जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पता चला कि इस तरह ऐसा हायरार्की बना दिया है कि कौन किसको सैल्यूट करेगा पता ही नहीं चल रहा है। अब वो कह रहा हम बड़े, वो हम बड़े, और बड़े छोटे में लगे हुए हैं। उदाहरण, सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी जानते रहें और उसी के अनुसार काम करें। ये ब्यूरोक्रेसी की खूबसूरती होनी चाहिए ऐसी। दूसरी बात क्या बोलते थे ये, मतलब सीखने का क्या है? पद और अधिकार का सिद्धांत, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए थे, पारंपरिक, करिश्माई, कानूनी तर्कसंगत। ठीक है, लेकिन आधुनिक प्रशासन में कानूनी तर्कसंगत अधिकार जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रैशनल होना चाहिए, ये बोलने की बात नहीं है। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे इसका? अधिकारी अपनी स्थिति के कानूनी अधिकारों के आधार पर कार्य करें, न कि व्यक्तिगत शक्तियों के बल पर। जो इसका मतलब ये है कि जो पद आपको मिला है, जो उस पद के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी के हिसाब से काम करें। ये नहीं कि आप अपने घर का जो ईगो लेके वहाँ बैठ गए, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि हम तो घर पे राजा थे, यहाँ हमको चपरासी का नौकरी मिला है तो हम चपरासी के बनेंगे, हम राजा हैं। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आप घर पे को राजा रहना है तो घर पे जाइए, आपको जो काम मिला है, जो नियम बने उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, उदाहरण, अधिकारियों को केवल अपने पद से मिले अधिकारों का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि स्वार्थ या मनमानी। अभी मैंने बोला कि राजा बनना है तो घर जाइए, जो पद मिला है उस पद के अकॉर्डिंग काम करना है। तीसरी बात क्या है? तर्कसंगत निर्णय लेना, रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन में तर्क और तथ्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि भावना या व्यक्तिगत विचार से। हमेशा शुरू से ही बोलता हूँ कि रैशनल बनिए, ऑब्जेक्टिव रहिए इन सब मामलों में। यहाँ इमोशनल नहीं हो सकते आप, डिपार्टमेंट में खासकर। प्रशासन में क्या उपयोग होगा कि नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन आंकड़ों और तर्क के आधार पर करें, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर नहीं करना है। किसी योजना को मंजूरी देने से पहले उसका प्रभाव, लागत लाभ विश्लेषण करना जरूरी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, चौथी बात क्या सीखनी चाहिए हमें मैक्स वेबर से? फॉर्मेलिटी एंड रूल फॉलोइंग, औपचारिकता और नियम पालन। क्या मतलब है? सभी प्रशासनिक काम कागजी प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ भी हो रहा है आप लिखित में ले लीजिए कि लिखित में सब करवाइए, ताकि हमारे पास एविडेंस रहे, ताकि हम बाद में क्लेम कर सके। अगर आप कुछ झूठ बोल जाते हैं तो हम क्लेम दिखा सके कि देखिए आपने ऐसा ऐसा किया था। अंग्रेज़ पहले यही करते थे। अंग्रेज जब भारत देश आज़ाद नहीं था तब जो भी वो काम करते थे वो कागजी कार्रवाई करवा लेते थे कि देखो हम आज क्यों हम उनको ब्लेम नहीं कर पाते ढंग से सामने से, इसलिए क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था उन्होंने कागजी कार्रवाई कर करके। क्योंकि आज अगर हम क्लेम भी कर देते हैं ना, बोल भी देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं झूठ मत बोलो, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी, ये देखो कागज़ तुम लोग के उस टाइम के लोगों ने साइन करा है इस पर। ठीक है, वो कागज़ दिखाते हैं। तो प्रोसीजर के तहत काम किया था उन्होंने, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। तो नियमों का कड़ाई से पालन करना ताकि सबके साथ समान व्यवहार हो। ठीक है,
उदाहरण, सरकारी फाइलें जो है नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएं, पारदर्शिता बनी रहे। पांचवी बात क्या सीखने को मिलती है इनसे? प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलता है मैक्स वेबर से। ठीक है, पेशेवर प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित, विशेषज्ञ और निष्पक्ष होना चाहिए, ये कहना था इनका। ये मतलब इनसे सीख सकते हैं हम। प्रशासन में क्या उपयोग है इसका? कि अधिकारी अपने काम में पारंगत हो और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर काम करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हो नहीं पा रहा है। उदाहरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोर्सेज और ईमानदार कार्य संस्कृति अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी तो चाहिए। इनकी एक बुक है मैक्स वेबर की, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आई रिपीट, इनकी एक बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सामाजिक विज्ञान और प्रशासन के सिद्धांत को जो है विस्तृत रूप से समझाया हुआ, एकदम एक्सप्लेन किया हो डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि अरे आज इतने के लिए इतना ही नहीं, मतलब मुझे एक और चीज़ बतानी है कि ये वाला सेक्शन जो है हाँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन आज जो है पूरा हो गया। एक सेकेंड, ये एथिक्स, ये जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ स्क्रीन पे देखना है, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट है आज, ये पूरा हो गया आज। एथिक्स एंड ह्यूमन, मैं पढ़ देता हूँ, लैंग्वेज पढ़ता हूँ। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ्स अभी खत्म किया, एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकल्टिंग वैल्यूज। ये पूरा हो गया, ये पूरा सेक्शन खत्म। ठीक है, तो पीठ थपथपा लीजिए अपना, आप लोगों ने पूरा कर लिया इसको। एथिक्स का ये वाला सेक्शन पूरा हो गया है। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये बचा हुआ है। पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ये बचा हुआ है। फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस बचा हुआ है। फिर केस स्टडी देखना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे की क्लास कर करके हमने इसको पूरा कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे यही बताना था कि आज ख़त्म हो गया, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा PDF का। धन्यवाद।